नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी पहुंचे और मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मसूरी के शहीद स्मारक पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड आज उन्हीं वीर सपूतों के संघर्ष और त्याग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास को नमन करते हुए शहीदों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता भी जताई है। मसूरी की देवभूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियां का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नजदीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहां नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्तवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए और 4,500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब जो नया विधेयक आया है उसमें चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रत्येकता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और अब भी मैं किसी भी मंच पर जाता हूं, राज्य के अंदर जाता हूं, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति पूरे परिश्रम के साथ, लगन के साथ और अच्छे कौशल के साथ आज जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में भी हमारे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है, उत्तराखंड, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान
कोई देने वाला है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है, इतनी बैठी है। सबने एक बार ताली बजा दी। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को नमन करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक। उत्तराखंड में बारिश कहकर बनकर बरस रही है और जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद, जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में आज भारी बारिश देखने को मिलेगी। 1 सितंबर को यानी आज कल देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में अत्यधिक बारिश होने के कारण रेड अलर्ट और बाकी जिलों के येलो अलर्ट जारी किया है। 2 सितंबर को भी देहरादून, चमोली, बागेश्वर जिले में अधिक बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी आज के दिन। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने मौसम विभाग के संबंधित तिथि के अलर्ट का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर को पत्र भेजते हुए आवश्यक सावधानी बरतने को कहा है। देखिए, आज जो है 1 सितंबर हो गया है और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिली है और कहीं कहीं जो भारी से बहुत भारी वर्षा मिली है और इक्का दुक्का स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा भी मिली है। आज की बात करें तो आज और कल उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और उसके बाद जो है 3 तारीख से थोड़ी एक्टिविटी में कमी की संभावना है। 3-4 में थोड़ा अनेक स्थानों पे कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो आज 1 तारीख को उत्तराखंड में जो नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है, पौड़ी है, देहरादून, टिहरी या हरिद्वार जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि इक्का दुक्का स्थान पे अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। उसी तरीके से उत्तरकाशी जनपद है, वहाँ पर भी कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। तो इन जनपदों को अभी जो है रेड कैटेगरी की वार्निंग में रखा गया है। उसके अलावा भी जो अन्य जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ है, इन जनपदों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो है ये कह सकते हैं आज जो है जो उत्तराखंड के जनपद हैं उनको ऑरेंज और रेड कलर की वार्निंग में रखा गया है। 2 तारीख उत्तराखंड में मानसून सीजन अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में मानसून समाप्त होने के बाद प्रदेश में पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने जानकारी दी कि प्रदेश में इस समय कोई भी पुल जर्जर हालत में नहीं है। बारिश के कारण जिन पुलों को नुकसान पहुंचा है या जो वॉश आउट हुए हैं, वहां वैली ब्रिज तैयार किए गए हैं। मानसून खत्म होने के बाद सुरक्षा ऑडिट के जरिए पुलों के नुकसान का आकलन किया जाएगा ताकि भविष्य में लोगों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। वर्तमान में कोई जर्जर हालत में नहीं है। जो 2-3 जगह पे पुल डैमेज हुए हैं उनमें नए पुल बनाए जाएंगे। उनमें हमने फिलहाल बेली ब्रिज लगाया है और बारिश के बाद दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा कि इस बारिश ने कितने पुलों को अफेक्ट किया है, कहाँ पे किस लेवल का ट्रैफिक रखना है, कैसे उसको बंद करना है, चालू करना है। उसको बारिश का हम लोग दोबारा असेस करेंगे और उसका फाइनल करेंगे कितना ट्रैफिक रखना है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर लक्सर तहसील सभागार में एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया है कि बैठक में आपदा से निपटने की तैयारियों को और कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि जलभराव या अन्य आपदा जैसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाए और सूचना तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाए। मौसम विभाग द्वारा जो है जनपद हरिद्वार में जो है रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है, जिसके दृष्टिगत जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय की अध्यक्षता में तहसील लक्सर सभागार में जो है एक समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी विभागों की आपदा से पूर्व क्या तैयारी हैं और उनकी क्या कार्य योजना है, इस संबंध में चर्चा की गई। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में जलभराव होने पे तत्काल वहां पे कार्रवाई की जाए और जो भी नुकसान होता है, जो क्षति का आकलन करते हुए तत्काल प्रभावितों को जो है राहत राशि वितरित की जाए और इसकी सूचना जो है कंट्रोल रूम के जो नंबर हैं हमारे जिला कंट्रोल रूम के 1077 टोल फ्री नंबर और 7055 258 800
01334223999 इन नंबरों पे तत्काल सूचना दी जाए। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में भी, तहसील कंट्रोल रूम में भी, आबाद चौकियों में भी जो है तत्काल सूचना दी जाए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां एक और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे में 2 गांव के समीप बड़ा हादसा होने से उस समय टल गया जब अचानक पहाड़ से भारी भरकर बोल्डर एक चलती हुई कार के आगे आ गिरा। गनीमत यह रही कि बोल्डर कार के बोनट से टकराया, जिसके चलते बड़ी जनहानि होने से टल गई। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे भारी बारिश के दौरान पहाड़ी मार्गों पर सफर करने से बचें। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इधर पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। मिनस मोटर मार्ग के पास बहने वाली टोंस नदी इस समय रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। यह नदी त्यूणी से होकर डाकपत्थर बैराज में यमुना नदी से मिलती है, जिसके बाद मैदानों में पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। पहाड़ों पर बारिश लगातार जारी है। टोंस नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। सेंटर वाटर कमीशन की टीम मिनस मोटर मार्ग पर बढ़ते जलस्तर पर लगातार निगरानी कर रही है। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो टोंस नदी खतरे के निशान को छू सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। कुमाऊं में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आईजी कुमाऊं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईजी कुमाऊं रिधिम अग्रवाल ने सभी थानों और चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी कॉलेज में चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी या हुड़दंग होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे चौकी प्रभारी और थाना इंचार्ज की होगी। आईजी की यह चेतावनी साफ संकेत है कि इस बार चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक छात्र संघ के चुनाव से संबंध है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली समस्त थाना प्रभारियों के साथ एक वीसी की थी और क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जिन-जिन थाना क्षेत्रों में पूर्व कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाले लोग हैं, आपस में प्रतिद्वंद्विता पुरानी है, तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई पहले ही कर ली जाए। किसी भी प्रकार से लाठी डंडे, गोलियां, ये सब का कल्चर जो है हम तभी बंद कर पाएंगे जब पुलिस उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई समय से कर पाएगी। और यदि किसी भी प्रकार से पुरानी प्रतिद्वंदिता के चलते छात्र संघ चुनाव के दौरान कोई वायलेंस सामने आता है तो संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। साइबर अपराधियों ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का फेक वीडियो बनाकर 65 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। देहरादून निवासी एक शख्स इस ठगी का शिकार हुआ, जिसने निवेश के नाम पर आरोपियों को रकम ट्रांसफर कर दी। शिकायत दर्ज होने के बाद देहरादून पुलिस की एसटीएफ ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने गूगल और फेसबुक के जरिए एक फर्जी लिंक पर निवेश किया था, जहां मंत्री का फर्जी वीडियो दिखाकर उसे झांसा दिया गया। 7 से 29 मई के बीच ठगों ने 65 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस का यह कहना है कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध लिंक या वीडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, विगत में ये डीप फेक वीडियोस जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उसमें जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत संभावना होती है फ्रॉड होने की, और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए अगर कोई स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार के डीप फेक वीडियोस प्रचलित हैं, इसको हटाने की कार्रवाई लगातार की जाती है। ये फिर से डाल दिए जाते हैं और उनको लगातार हम लोग I4C के माध्यम से रिमूव कराते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। देहरादून पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र के हर्बर्टपुर में अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। गोपनीय सूचना पर
एसएसपी देहरादून के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और विकासनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात सोनिया बस्ती वार्ड नंबर 5 स्थित एक मकान पर औचक छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान के अलग अलग कमरों से 2 पुरुष और 2 महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पकड़े, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस ने मकान के केयर टेकर समेत कुल 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि ऐसे अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान भी लगातार जारी रहेगा। तो देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संसद सदस्य मणिकम टैगोर ने से कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम को गति देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद किया जाएगा। टैगोर ने बताया कि जिले के सीनियर नेताओं से चर्चा हो चुकी है और अब सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर कांग्रेस में बदलाव पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर के 125 जिलों में अब तक संगठनात्मक बदलाव किए जा चुके हैं और अगले 1 माह के भीतर सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम से कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की मौजूदा हालत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मानसून की आपदा से राज्य जूझ रहा है, ऐसे में उत्तराखंड को भी हिमाचल की तर्ज पर आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग उठाई है। रावत ने राजधानी देहरादून में महिलाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई है। वहीं श्रम मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी की गई किस्तों को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए बनने वाले फ्लैटों की जगह कोठियां खड़ी हो गई हैं। इस दौरान उन्होंने 400 से 500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही है और कहा है कि गरीबों के घरों के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन विस्तार से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी की रणनीति को लेकर मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि संगठन विस्तार का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलों में मंडलों का विस्तार पहले ही किया जा चुका है और अब पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी का फोकस आगामी चुनाव में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने पर है। विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन विस्तार एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत और निर्धारित समय के अंतर्गत होता है। हमारी मंडलों में कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है। जिलाध्यक्ष अपनी जिला कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर के प्रदेश नेतृत्व को आज से इसका कार्यक्रम शुरू हो रहा है और प्रदेश की जो टीम का गठन होना है उसको लेकर के हमारा प्रदेश नेतृत्व विचार विमर्श करने के पश्चात केंद्र को अपनी सूची भेजी है। केंद्र की सहमति के आधार पर जल्द ही प्रदेश की टीम की घोषणा कर। तो इधर रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक का सालाना उर्स शुरू होने जा रहा है और इस मौके पर लाखों जायरीन के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। सोमवार को कलियर हज हाउस में हुई बैठक में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इस बार उर्स मेले का 4 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा गया है और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। दरगाह क्षेत्र में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग गेट, वाहनों पर प्रतिबंध और हर तरह की भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि जायरीनों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था। बारिश के वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है। उसी हिसाब से हमारा मेला ग्राउंड हो गया और कई जगह पे पानी का निकासी के लिए टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह हमें मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीजों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखे।
और वो इस बार हट के ठेका नहीं दिया गया है, इस बार नगर पंचायत को ही दिया गया कि साफ सफाई रखने के लिए, तो उस वजह से भी वो हमारे प्रशासन के अंदर ही काम कर सकते हैं। पिछले 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और जायरीन लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो मेले का जो मेन पीक है वो सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना था, इसलिए आज हमारी जो अन्य जनपदों से फोर्स आनी थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य थानों का फोर्स था, वो मैक्सिमम पहुंचा है। प्रॉपर मेले की क्या एसओपी है, क्या हमने करना है, क्या हमारा डाइवर्जन प्लान होगा, हमारी पार्किंग का प्लान क्या होगा, और हमने क्या क्या यूनिट्स अपनी यहाँ स्टैब्लिश कर रखी हैं, उसको लेके फोर्स को ब्रीफ करना जरूरी था। तो आज चूंकि डीएम साहब और एसएसपी साहब एक बड़ी मीटिंग में है, तो जॉइंट साहब और हमारे इन पे ये ब्रीफिंग हुई है, फोर्स को प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है। और कल से चूंकि हमारा मानना है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो आज से हम प्रॉपर अपना जो ड्यूटी चार्ट है उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी 24/7 स्टार्ट करेंगे। ये प्लान थोड़ा उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र के पिंडारी गांव में एक गरीब महिला भजन कौर की गाय और उसकी बछिया की मौत हुई है। भजन कौर ने बताया कि उनका घर परिवार गाय के दूध से ही चलता था, लेकिन पड़ोसी बेअंत सिंह के कुत्ते ने उनकी गाय को काट लिया था। इसके बाद गाय और बछिया दोनों ही रैबीज की चपेट में आकर मर गए। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि गाय का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें यह साफ हो गया कि मौत के कारण रैबीज था और ये कुत्ते के काटने से ही फैलता है। जो कुत्ते ने काटा है तो पागल हो गई गाय और बछड़ी खत्म हो गई है। ठीक है, क्या हमारे घर के जो ही हमारी रोजी रोटी थी वही हम घर बैठे हैं, ऐसे रो रहे हैं, क्या करें हम। बच्चे का पापा है नहीं घर में, क्या करें हम। डॉक्टर ने कुत्ते ने काटा है, जो ही हुआ रैबिस हुआ, जो ही जैसे पागल हो गई। ये गाय का करवाया थी, जो ही आया रैबिस ही आया है। रिपोर्ट आई जो रैबिस ही आया है, जो ही आया पागल हो गई थी। 25 तारीख को जो गाय की मृत्यु हुई थी गाँव के राम पिंडारी में, उसका मेरे द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था 25 अगस्त को, और हमने उसकी जो सैंपल था वहाँ कैट रेड बरेली IVRI के लिए भेजा था और उसमें रैबीज। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले को लेकर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने बड़ा आरोप लगाया है। नेगी का कहना है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड अधिकारी आज भी सचिवालय में महत्वपूर्ण पद पर तैनात है। नेगी ने आरोप लगाया है कि अधिकारी के दबाव में आकर जिलाधिकारी, SDM और नगर आयुक्त समेत कई अधिकारियों ने नियम विरुद्ध काम किया, जिससे सरकार को करीब 40 करोड़ का नुकसान हुआ। नेगी ने मांग की है कि इस मामले में CBI जांच हो और असली गुनहगार पर FIR दर्ज की जाए। अधिकारी के निर्देश पे सारी पटकथा लिखी गई थी, लगभग 40 करोड़ रुपए की सरकार को चूना लगाने की योजना थी, लगाया भी गया था, और रातों रात उस जमीन को लैंड यूज चेंज करके सारे घोटाले को अंजाम दिया गया। ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा इसमें ये कहना है जनसंघर्ष मोर्चा का कि जो 12 अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया है, रणवीर सिंह चौहान जी की जो जांच कमेटी थी उसके आधार पे उनको निलंबित किया गया, जो उनका सेवा विस्तार था वो समाप्त किया गया। ऐसे में मास्टरमाइंड जिसने उन अधिकारी पर दबाव डाला, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अधिकारी आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनको भी मुखार होना चाहिए कि इस भ्रष्ट अधिकारी के निर्देश पे जिसने रात दिन उनको दबाव दे के ये। रुड़की पहुंची भावना पांडे ने पत्रकारों से वार्तालाप किया और इस दौरान भावना पांडे ने कहा कि जिस तरह से रुड़की शहर जलमग्न हो रहा है और लोगों के घरों गलियों में पानी भरा हुआ है, ये जनप्रतिनिधियों की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने रुड़की मेयर को लेकर कहा कि उनके बस का तो निगम चलाना नहीं है, लेकिन रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की अधिकारी सुनते हैं। उनको जल भराव की इस समस्या का निस्तारण करना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि रुड़की लबालब भरा हुआ, ये हर साल की समस्या है। और जब इनको पता था 2-3 साल पहले पूरा रुड़की घरों के अंदर बिल्कुल गटर का पानी घुस गया, तो इन लोग को इंतजाम करना चाहिए भाई, नालियों की सफाइयाँ करनी चाहिए। पूरे साल आप लोग क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि लोग के घरों में पानी भर जाए। किसी को करंट भी लग सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर घर में आज गटर का पानी घुसा हुआ है, तो बड़ा दुख की बात है। यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, यहाँ की मेयर, चलो वो तो बेचारी कहाँ से पकड़ के ले आए उनको हैं, और
उनके बस की तो कुछ है नहीं, तो कम से कम। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया और जम्मू कश्मीर की हर खबर के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।